हेलो फ्रेंड्स, केसीसी यानी केसरिया कंप्यूटर क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। थर्ड सीजीएल सचिवालय सहायक सेट प्रैक्टिस के जीके और साइंस के 75 क्वेश्चन में फ्रेंड्स ये सेट नंबर आपका 29 है और 29 के पहले का सेट प्रैक्टिस अगर आपको देखना है या सेट का क्वेश्चन आपको देखना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक नेम है वह केसीसी ऑफिशियल है, वहां पर सर्च करेंगे तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और हर एक पीडीएफ का जितने भी सेट प्रैक्टिस है हर एक सेट प्रैक्टिस का पीडीएफ वहां से ले सकते हैं, वहां से आप सारा सेट प्रैक्टिस का कवर कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको बता दें कि 75 क्वेश्चन जो भी हम आपको दे रहे हैं वो परीक्षा के पैटर्न के सिलेबस पर आधारित दे रहे हैं और जितने सब्जेक्ट में जितना क्वेश्चन पूछता है उतने ही सब्जेक्ट से उतने ही क्वेश्चन को हम डालने का प्रयास कर रहे हैं, यानी पूरी तरीका से परीक्षा पर पैटर्न पर आधारित 75 क्वेश्चन दे रहे हैं। फ्रेंड्स आपको चर्चा करते हैं कि अब सारी अटकलें जो है बिहार एसएससी को लेके कि अब रुक जाएगी या बंद अभी और डिले होगा, वो सारी अटकलें अब खत्म हो चुकी है और बिहार एसएससी 23 और 24 दिसंबर को ही होने वाली है। पीटी तो अपनी तैयारी को और आप बेहतर और बनाएंगे जिससे आपका एग्जाम में जो अटेम्प्टेशन है वो ज्यादा अच्छा से अच्छा हो सके और समय का बचत करेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अभी लगन का समय है तो इधर उधर समय बट जाता है। तो आप ऐसे समय को थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे और अपने तैयारी को आप निश्चित तौर पर बेहतर बनाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि बेहतर बनाएंगे सिलेक्शन कहीं ना कहीं होगा तभी आपका लगन भी आएगा। नहीं तो लगन भी नहीं पूछता है ऐसे लोगों का, हम लोग जैसे बेरोजगार लोगों को लगन कौन पूछेगा। तो अच्छा है, बेहतर है कि अपने लगन को अच्छा बनाइए और अपने तैयारी को और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जो भी समय बचा हुआ है अभी भी 20 दिन का समय आपके पास है और 20 दिन में हर एक 24 घंटा को मिला के अगर चले तब 480 घंटा आपके पास अभी भी बचा हुआ है और उतने में अच्छे खासे तैयारी कर सकते हैं। फ्रेंड्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देते हैं, वहां से भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो केसीसी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर सर्च करेंगे तो हमसे आप आसानी से जुड़ सकते हैं और सारा पीडीएफ वहां से प्राप्त कर सकते हैं और आने वाला जो भी हम पीडीएफ वहां देंगे, वीडियो बनाएंगे, उसका पीडीएफ वहां अवेलेबल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है केसरिया। देखिए नाम से भी स्पष्ट है, हमारा चैनल का नाम भी केसरिया है और आपका क्वेश्चन भी केसरिया महोत्सव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया जाता है। पहली बात, केसरिया महोत्सव बिहार में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन आपके पास किस जिले में है तो समस्तीपुर है, गया है, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण सही आंसर है। पूर्वी चंपारण में केसरिया महोत्सव मनाया जाता है, ध्यान देंगे। इसके अलावा समस्तीपुर जो है वहां समस्तीपुर में विद्यापति महोत्सव मनाया जाता है। विद्यापति महोत्सव मनाया जाता है, ध्यान देंगे। वीडियो थोड़ा सा भी लंबा अगर हो जाता है फ्रेंड तो कोई बात नहीं, आप हो सकता है कि शॉर्ट क्वेश्चन, देखिए सक्सेस करने का कोई शॉर्ट मीडियम नहीं होता है, शॉर्ट माध्यम नहीं होता है। हाँ अलग चीज है कि आप ऊपर ऊपर क्वेश्चन देख के हो सकता है कि पीटी का रिजल्ट ले लीजिए, लेकिन जिस तरीका से पीटी के बाद गाजर मूली की तरह स्टूडेंट छटाता है तो आप वहां सक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो आप मेंस की भी साथ साथ तैयारी करते चलेंगे तो आप थोड़ा सा डीपली भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अब अगर इसमें डीपली बताते भी हैं और लिखते हैं तो आप लोग कहते हैं कि ना इसको समय का बचत कीजिए, समय का बचत कीजिए, समय का बचत यहाँ कर लीजिएगा, लेकिन फिर मेंस में कहाँ जाइएगा। अतः थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो जाता है और कुछ डीपली हम बताना भी चाहते हैं तो आप उसको सुनिए, उसको देखिए, उसको नोट कीजिए, आपके लिए ही बेहतर होगा। और जो बता देते हैं, जो मेंस के लिए भी उपयुक्त स्टूडेंट है ना, वो वीडियो को लंबा देखते हैं और पूरा देखते हैं, क्लियर है। तो आप लोग भी प्रयास कीजिए कि आपका मेंस की भी तैयारी यहीं से हो जाना चाहिए, पीटी से ही, क्योंकि वहां भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आपको पूछेगा और इससे बाहर भी क्वेश्चन आपको पूछने नहीं जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को। गया में जो उत्सव मनाया जाता है उसकी ओर ध्यान देंगे। दशरथ मांझी लोक उत्सव, दशरथ मांझी लोक उत्सव जो मनाया जाता है वो गया में मनाया जाता है, जबकि पश्चिमी चंपारण की अगर बात करें तो नंदनगढ़ महोत्सव पश्चिमी चंपारण में मनाया जाता है। नंदनगढ़ महोत्सव हो सकता है फ्रेंड्स बोलने में या लिखने में अगर एक आध मिस्टेक हो जाता है, एक आध मिस्टेक हो जाता है तो आप उसके लिए माफ कीजिएगा और उसको सुधार कर लीजिएगा, लेकिन हम पूरा प्रयास करते हैं कि गलती ना ही करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अश्रु गैस यानी टीयर गैस का घटक इनमें से कौन सा है। ऑप्शन इथेन है, इथेनॉल है, ईथर है या क्लोरोपिक्रीन सही आंसर होगा। क्लोरोपिक्रीन जो है वो अश्रु गैस का घटक होता है। अश्रु गैस का फॉर्मूला की अगर बात करेंगे तो CCl3 और NO2 होता है, क्लियर। अश्रु गैस का ये फॉर्मूला होता है, जबकि लाफिंग गैस हंसाने वाली गैस N2O नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नाखून पॉलिश परिमार्जक में कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है एसीटोन, बेंजीन, यूरिया या एसिटिक एसिड। सही आंसर होगा एसीटोन जो है वो नाखून पॉलिश परिमार्जक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका फॉर्मूला C3H6O होता है। C3H6O का इस्तेमाल नाखून पॉलिश के परिमार्जक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब परिमार्जक का मतलब क्या होता है? तो नाखून पॉलिश को हटाने वाला जो होता है ना, नाखून पॉलिश कर लेते हैं और उसको हटाया जो जाता है वह होता है परिमार्जक के रूप में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस देश की मुद्रा लेक है? आपका ऑप्शन स्वीडन। स्वीडन की मुद्रा ध्यान देंगे क्रोन है। स्वीडन की मुद्रा क्रोन है। फ्रांस की मुद्रा जो है वो यूरो है और अल्बानिया की मुद्रा जो है वो है लेक, सी नंबर ऑप्शन। जबकि हंगरी की मुद्रा जो है वह है फोरिंट। हंगरी की मुद्रा फोरिंट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्खों का सोना कहा जाने वाला पाइराइट, पाइराइट को मूर्खों का सोना कहा जाता है, फुल्स गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। तो पाइराइट का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? आपका ऑप्शन है नवादा। ध्यान देंगे नवादा में अभ्रक जो होता है उसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, इस बात का ध्यान देंगे। अभ्रक के उत्पादन में नवादा जिला बिहार का जो है वो सबसे अव्वल है। जबकि मूर्खों का सोना कहा जाने वाला पाइराइट रोहतास में सबसे ज्यादा होता है। ध्यान देंगे भारत के कुल पाइराइट का रोहतास जो है वो भारत के कुल पाइराइट का प्रथम स्थान रोहतास, बिहार के रोहतास का है। 94% का उत्पादन अकेले रोहतास करता है बिहार का। क्लियर है। तो रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडारण और सर्वाधिक स्थान पहला स्थान है। क्लियर। ध्यान देंगे गया में जो है बिहार का गया जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है, इस बात का भी आप ध्यान देंगे। क्लियर। बिहार का गया जो है वह मैंगनीज के उत्पादन में, मैंगनीज के उत्पादन में बिहार का गया जिला है। जबकि मुंगेर का ध्यान देंगे, मुंगेर की ओर अगर ध्यान देंगे कि मुंगेर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एस्बेस्टॉस के लिए, एस्बेस्टॉस के लिए बिहार का मुंगेर जिला सबसे प्रसिद्ध है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के स्वर्ण पदक विजेता अमित पंघल जो है का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है कुश्ती, भारोत्तोलन, बैडमिंटन या मुक्केबाजी। सही आंसर होगा मुक्केबाजी से अमित पंघल का संबंध है। अब ध्यान देंगे राष्ट्रमंडल खेल की ओर अगर ध्यान देते हैं फ्रेंड्स, तो ये 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में हुआ, जो 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक बर्मिंघम में आयोजित किया गया। कहां? बर्मिंघम, ब्रिटेन के बर्मिंघम में आयोजित किया गया। और खेल की शुरुआत की घोषणा जो है वो वेल्स के प्रिंस चार्ल्स ने किया था। इसकी शुभंकर की अगर बात किया जाए राष्ट्रमंडल खेल की, तो पेरी जो एक बहुरंगी बैल है, पेरी इसका शुभंकर था। और आदर्श वाक्य की अगर बात करें तो सभी के लिए खेल। क्लियर। तो यह आदर्श वाक्य था कि सभी के लिए खेल। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, राष्ट्रमंडल खेल में भारत का स्थान जो रहा वो चौथे स्थान पर भारत रहा, जिसमें से स्वर्ण पदक, स्वर्ण की बात करें भारत में, स्वर्ण की बात करें तो स्वर्ण जो है भारत ने लिया 22, जबकि रजत जो है भारत ने रजत पदक जो जीता, कितने रजत पदक जीता? तो ध्यान देंगे रजत पदक 16 रहा, रजत पदक 16 जीता। जबकि कांस्य पदक भारत ने कुल 23 प्राप्त किए। टोटल 61 पदकों के साथ भारत इस राष्ट्रमंडल खेल में चौथे स्थान पर रहा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद प्याज की जिसे अक्टूबर 2021 में जीआई टैग प्रदान किया गया कहां का है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। सही आंसर है महाराष्ट्र का यह सफेद प्याज है जिसे अक्टूबर 2021 में दिया गया जीआई टैग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरेसेंट ट्यूब जिसे प्रतिद्युति बल्ब कहा जाता है, इसमें कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन है नियॉन, सोडियम, मरकरी और नियॉन दोनों। सही आंसर होगा मरकरी और नियॉन दोनों होता है जिसे फ्लोरेसेंट ट्यूब यानी प्रतिद्युति बल्ब में भरी जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन है द सर्च लाइट, बिहार बंधु, द बिहार हेराल्ड और सर्वहितैषी। ध्यान देंगे इस बात का, हमने कहा बिहार का प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र। अब अंग्रेजी समाचार पत्र और साप्ताहिक समाचार पत्र दोनों, अंग्रेजी समाचार पत्र में एक दैनिक समाचार पत्र, क्वेश्चन 2 रहेगा, बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र क्या था, या डायरेक्ट दे देगा बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? तो दैनिक वाला में अगर आ जाएगा तो द सर्च लाइट जो था
वो दैनिक समाचार पत्र था। ध्यान देंगे, दैनिक समाचार पत्र अंग्रेजी में था। क्लियर, अंग्रेजी का दैनिक समाचार पत्र प्रथम बिहार का द सर्च लाइट था। क्लियर, जिसका प्रकाशन कब किया गया था? 1918 ईस्वी में किया गया था। 1918 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया था, लेकिन 2 सप्ताह पर किया गया था। द्वैसाप्ताहिक था। इसे 1930 ईस्वी में दैनिक बना दिया गया। क्लियर, इसे 1930 ईस्वी में दैनिक बना दिया गया, यही द सर्च लाइट को। क्लियर है। अब देखेंगे बिहार बंधु, ऑप्शन नंबर बी में है बिहार बंधु। यह बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था। प्रथम हिंदी समाचार पत्र था, ध्यान देंगे इस बात का। और यह एक साप्ताहिक था। साप्ताहिक, इसमें भी पूछेगा दैनिक और साप्ताहिक दोनों। तो साप्ताहिक प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार का जो था वो बिहार बंधु था, जिनका प्रकाशन 1874 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 की ओर ध्यान देंगे तो द बिहार हेराल्ड है। यह द बिहार हेराल्ड जो है बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था जो साप्ताहिक था। यही था साप्ताहिक, और इसका प्रकाशन 1875 ईस्वी में किया गया था। क्लियर। सर्वहितैषी की बात करते हैं तो बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था जो दैनिक था। प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो दैनिक समाचार पत्र था। क्लियर, और इसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में किया गया था। तो ध्यान देंगे, अगर आपसे पूछता है बिहार का प्रथम दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था तो द सर्च लाइट था। क्लियर, इसका प्रकाशन द्वे साप्ताहिक के रूप में 1918 ईस्वी में, बाद में 1930 ईस्वी में इसे दैनिक बना दिया गया। बिहार बंधु की बात करेंगे तो प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्र था, हिंदी में साप्ताहिक पत्रिका था बिहार बंधु 1874 ईस्वी में। फिर 1882 ईस्वी में सर्वहितैषी जो था वो प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था, जबकि अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका बिहार का प्रथम था द बिहार हेराल्ड। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इनमें से कौन है? ऑप्शन है भारतीदास, जीपी सावंत और गिरीश चंद्र मुर्मू तथा तुषार मेहता। आपका सही आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत के वर्तमान कैग, जिसे कहा जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ध्यान देंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग जो वर्तमान समय में है गिरीश चंद्र मुर्मू, ये वर्तमान 14वें कैग है, यानी 14 नंबर के कैग है वर्तमान समय में। ध्यान देंगे, भारती दास जो है वर्तमान समय में सीजीए यानी भारत के महालेखा नियंत्रक, ये क्या है सीजीए यानी महालेखा नियंत्रक जो है वर्तमान समय में भारती दास है। जबकि जीपी सावंत की अगर बात करें तो भारत के मुख्य सांख्यिकीविद हैं, मुख्य सांख्यिकीविद जो है वर्तमान समय में वो जीपी सावंत, और तुषार मेहता भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान समय के तुषार मेहता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर, कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस H2 की प्रक्रिया अगर 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पर करेंगे तो बनेगा कौन सा गैस? CH4 यानी मीथेन गैस। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है शैवाल, कवक, जीवाणु या विषाणु। आपका सही आंसर जो होगा शैवालों का अध्ययन जो होता है वो फाइकोलॉजी के तहत किया जाता है, जबकि कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है, और जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी होता है, जबकि विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? ऑप्शन है जड़, प्रकंद, फल या कंद। सही आंसर होगा प्रकंद जो होता है, राइजोम जिसे कहा जाता है, राइजोम, खाने योग्य हिस्सा राइजोम यानी प्रकंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है गुजरात, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ या गोवा। आपका सही आंसर होगा 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन गुजरात में किया गया। क्लियर, जो कि 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया। शुभंकर की अगर बात करें तो सावज रहा, इसका शुभंकर जो रहा, ध्यान देंगे ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय खेल 36वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर जो रहा
शुभंकर जो रहा वह सावज रहा। सावज रहा। सावज क्या है? तो एशियाई शेर का गुजराती भाषा में सावज कहा जाता है। एशियाई शेर को गुजराती भाषा में सावज, तो इसका शुभंकर जो था वो सावज था। और उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आदर्श वाक्य की अगर बात करेंगे, आदर्श वाक्य की अगर बात करें तो सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू यूथ था। सेलिब्रिटी, अब ध्यान रखेंगे, बोल देंगे ही खाली, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू यूथ जो रहा इसका आदर्श वाक्य रहा। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी इस खेल का साजन प्रकाश जो तैराकी में रहे, और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी जो इस खेल का रहा हर्षिका रामचंद्रन जो तैराकी में ही रहे। क्लियर, ध्यान देंगे। अब यह 36वां था, लेकिन 37वां राष्ट्रमंडल खेल राष्ट्रीय खेल की अगर बात करेगा तो यह गोवा में आयोजित किया जाएगा। गोवा में आयोजित किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी तार को खींचकर लंबाई दुगनी कर दी जाती है तो प्रतिरोध क्या होगा? आप देखेंगे कोई तार है इतना व्यास का, क्लियर, इतना मोटा तार है, और इसी तार की को खींचकर हम इतना पतला बना देंगे तो क्या होगा कि इसके अंदर में जो अणु होंगे वह दूर दूर पर फैले हुए मौजूद होंगे, तो इसका रोधक जो क्षमता होगा यानी रोकने वाला जो होगा दूर दूर तक फैला हुआ है, तो इसका प्रतिरोध कम होगा। लेकिन इसकी तुलना में अब जब इसको फैला दिए हैं तो इसका अणु जो होगा वह क्या होगा, एक दूसरे से चिपक जाएगा, क्योंकि यह पतला हो चुका है तो एक दूसरे से चिपक जाएगा। ऐसे में प्रतिरोधक जो होगा वह पहले की तुलना में ज्यादा हो जाएगा, यानी कि दोगुनी अगर कर देंगे तो इसका प्रतिरोधक क्षमता भी दोगुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का नीला रंग प्रकाश की किस घटना के कारण संभव हो पाता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण प्रकाश का रंग नीला हो जाता है। क्वेश्चन आपसे यह पूछता है आकाश का नीला रंग किस कारण से होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण नीला दिखाई देता है। क्लियर, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ध्यान देंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसे कहा जाता है? जब प्रकाश ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल या सूक्ष्म कोई कण होता है, और इस कारण से प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। जो धूल कण मौजूद होते हैं ना, अब इससे प्रकाश जब आप आकर टकराता है तो चारों ही दिशाओं में फैल जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है, जिसके कारण से आकाश नीला दिखाई देता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर सूर्य से संबंधित है। देखेंगे सोलर का मतलब होता है सूर्य, तो सोलर सूर्य से संबंधित है। उसी प्रकार से लूनर किससे होगा? तो लूनर चांद से होगा। लूनर किससे होगा? चांद से होगा। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की पहली भोजपुरी फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन में है दिया हुआ कन्याकुमारी, गंगा मैया, हे गंगा मैया, तो हे पियरी चढ़े वो, कल हमारा है, और ससुरा बड़ा पैसा वाला। तो ध्यान देंगे, आपका पहला भोजपुरी फिल्म, बिहार की पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तो हे पियरी चढ़े वो, यह पहली भोजपुरी फिल्म थी। जबकि अगर कन्यादान की बात करें तो यह बिहार की पहली मैथिली फिल्म थी। मैथिली फिल्म। क्लियर, ध्यान देंगे, कल हमारा है बिहार का पहला हिंदी फिल्म, बिहार का ही पहला हिंदी फिल्म। ध्यान देंगे, बिहार का नहीं, समझ जाएंगे पूरे भारत का, बिहार का। ससुरा बड़ा पैसा वाला, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में, अब हमने बताया था नियंत्रक यानी कंट्रोलर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोलर के रूप में कैडमियम और बोरॉन के छड़, बोरॉन का छड़, कैडमियम एवं बोरॉन के छड़ का प्रयोग किया जाता है। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, नियंत्रक छड़ के रूप में। जबकि भारी जल एवं ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है, भारी जल एवं ग्रेफाइट का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल एवं ग्रेफाइट का प्रयोग जो किया जाता है वह किया जाता है मॉडरेटर के रूप में। मॉडरेटर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर, यानी मॉडरेटर का मतलब मंदक, मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। जबकि ईंधन के रूप में आपसे पूछता है तो यूरेनियम एवं थोरियम का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि शीतलक यानी कूलेंट के रूप में आपसे पूछेगा, कूलेंट के रूप में आपसे पूछेगा तो कहिएगा सोडियम और पोटेशियम।
सोडियम और पोटेशियम के द्रवित घोल का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में मुख्यतः कौन सा यूरेनियम पाया जाता है? ऑप्शन है यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, यूरेनियम 233 या उपर्युक्त सभी समान मात्रा में पाया जाता है। तो आपका आंसर होगा यूरेनियम 238 जो होता है वो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में मुख्यतः पाया जाता है। ध्यान देंगे इस बात का। क्लियर। जबकि ईंधन के रूप में अगर बात किया जाए तो ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, या इसके स्थान पर अगर ये ना है तो 239 का भी प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लैनेट 9 क्या है? ऑप्शन है धूमकेतु आकाशगंगा में एक ग्रह है, एंड्रोमेडा आकाशगंगा में एक ग्रह है, एक ग्रह जहां स्टार्म बार्स हुई थी, या बाहरी और प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाहरी और नहीं यहाँ पे होगा, बाहरी सौर प्रणाली होगा। बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? एंगल ऑफ डिप कितना होता है चुंबकीय ध्रुव पर? ऑप्शन है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री। सही आंसर आपका होगा 0 डिग्री। चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण यानी एंगल ऑफ डीप होता है 0 डिग्री। क्लियर। जबकि विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना हो जाता है? 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स के अरबपति सूची 2022 में शीर्ष स्थान इनमें से किस व्यक्ति को रहा है? ऑप्शन देखेंगे गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, जेफ बेजोस या एलन मस्क। सही आंसर है एलन मस्क जो है वह फोर्ब्स के अरबपति की सूची में पहले स्थान पर रहे हैं। एलन मस्क जो है वो टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क है और इनकी कुल संपत्ति इस सूची के अनुसार 219 बिलियन डॉलर है। ध्यान देंगे 219 बिलियन डॉलर है। क्लियर। ध्यान देंगे जेफ बेजोस का स्थान इस अरबपति सूची में दूसरे स्थान पर है, जो अमेजोन के संस्थापक हैं। अमेजोन के संस्थापक है और उनके संपत्ति की बात किया जाए इस सूची के तहत तो 171 बिलियन डॉलर है। क्लियर। जबकि मुकेश अंबानी की अगर बात करें, भारत के मुकेश अंबानी का, तो इस लिस्ट में भारत के मुकेश अंबानी का 10वां स्थान है। क्लियर। और मुकेश अंबानी जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख है तथा इनकी संपत्ति 90.7 बिलियन डॉलर है। जबकि गौतम अडानी की अगर हम बात करें तो गौतम अडानी इस स्थान पर 11वें स्थान पर रहे हैं। क्लियर। अडानी के संस्थापक गौतम अडानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल यानी मार्स ग्रह कितने चंद्रमा है? मार्स के 2 ग्रह हैं, मंगल के 2 ग्रह हैं, एक तो है फेबोस और दूसरा है डीमोस। क्लियर। तो फेबोस जो होता है इसे आतंक के रूप में और फेबोस जो होता है उसे भय के रूप में और डीमोस को आतंक के रूप में जाना जाता है। 2 उपग्रह इसके हैं, फेबोस को आतंक और डीमोस को फेबोस जो है वो भय और आतंक डीमोस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिप एडवाइजर ट्रैवलर्स चॉइस अवार्ड द्वारा निम्नलिखित में से किसे टॉप 10 लैंडमार्क में 5वें स्थान पर रखा गया है? ऑप्शन है ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार या गोल गुंबद। सही आंसर होगा ताजमहल जो है इसे टॉप 10 लैंडमार्क में 5वें स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष निर्धारित है? ऑप्शन है 65 वर्ष, 70, 62 या 58 वर्ष। सही आंसर है 65 वर्ष राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु को निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत रोधी इसमें से नहीं है? यानी जहां से होकर विद्युत प्रवाह नहीं हो सकती है वो कौन सा नहीं है, विद्युत रोधी नहीं है, यानी विद्युत रोधी नहीं होता है। ऑप्शन है सीसा, इबोनाइट, कोयला या लाख। आपका सही आंसर जो होगा सीसा जो होता है वह विद्युत रोधी नहीं होता है। क्लियर। शीशा जो होता है वो विद्युत रोधी नहीं है। सीसा एक धातु है, जैसा कि आप जानते हैं सीसा एक धातु है, लेकिन यह अपवाद में ऐसा है कि वह ताप और विद्युत का कुचालक होता है। यह ताप का भी और विद्युत का दोनों का कुचालक होता है, यह अपवाद में है। ध्यान देंगे धातु जो होते हैं जनरली विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, लेकिन यह अपवाद में है कि यह कुचालक है। क्लियर। ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? ऑप्शन है हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मि रथी या इनमें से सभी।
तो इनमें से सभी जो है वो रामधारी दिनकर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि वेग पर निम्नलिखित में से किस अवयव का प्रभाव नहीं पड़ता है? ऑप्शन में है ताप, वायुमंडलीय दाब, आर्द्रता, वायु की प्रवाह। तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वेग, ध्वनि के वेग पर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखेंगे ध्वनि का जो वेग होता है वो दाब का तो कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। इसके अलावा ध्यान देंगे ताप बढ़ने पर अपेक्षित आर्द्रता जो होता है उसके साथ ध्वनि का वेग पर भी प्रभाव पड़ जाता है, जबकि आर्द्रता का प्रभाव भी पड़ता है और वायु के प्रवाह की दिशा के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली यूरेनियम की खान जादूगुड़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है असम, झारखंड, राजस्थान या बिहार। सही आंसर है झारखंड में जादूगुड़ा की खान है जो यूरेनियम की सबसे बड़ी खान है। यूरेनियम का अयस्क जो होता है वो भी ध्यान रखेंगे पिच ब्लेंड होता है, पिच ब्लेंड इसका अयस्क होता है, यूरेनियम का अयस्क होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि का तारत्व यानी पिच अधिक होता है? ऑप्शन है शेर, मच्छर, हाथी या मनुष्य का। तो पिच यानी तारत्व जो पी पी करता है सबसे ज्यादा वो होता है मच्छर का। सबसे ज्यादा मच्छर का तारत्व होता है जिसके कारण से उसकी आवाज तीखी होती है। अब जिस ध्वनि का तारत्व तीखा होगा, पतला होगा, तारत्व जो होगा वो अधिक होगा, जिसके कारण से वह ज्यादा सुरीली और ज्यादा महीन कह सकते हैं, सुरीली सुनाई देता है। क्लियर। अब इसी में क्वेश्चन पूछता है महिलाओं की तुलना में पुरुष का पिच जो होता है वो क्या होता है? अधिक होता है, सॉरी कम होता है, जिसके कारण से मोटा सुनाई देता है, ग्रैव सुनाई देता है पुरुषों का आवाज। लेकिन महिलाओं का आवाज जो होता है वो पतली सुनाई देता है, पिच उसका अधिक होता है महिलाओं का। क्लियर। पुरुष की तुलना में महिलाओं का पिच अधिक होता है जबकि पुरुष का कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? सॉरी गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है? ऑप्शन में 4 आपका दिया हुआ है। ब्रह्मांड में सर्वत्र समान होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान। तो क्या गुरुत्वीय त्वरण का मान ब्रह्मांड में सभी जगह समान होता है? गलत बात है। पृथ्वी तल पर सर्वत्र समान होता है? गलत है। पृथ्वी तल पर स्थान के अक्षांश पर यह गुरुत्वीय त्वरण का मान निर्भर करता है। यह बात आपका बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक जो जल में सबसे कम विलेय है? ऑप्शन है बेंजीन। बेंजीन जो है वो सबसे कम विलेय होता है जल में। क्लियर। बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन का उदाहरण होता है और इसका सूत्र जो होता है वह C6H6 होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। और यह क्या होता है? एक हाइड्रोकार्बन होता है। अन्य नाम बेंजीन का भी ध्यान रखेंगे तो बेंजोल होता है, फीने भी होता है और फिनाइल हाइड्राइड भी इसका नाम होता है। बेंजीन की खोज की अगर बात करेंगे तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1834 ईस्वी में इसकी खोज मीटस रले ने की थी। मीटस रले ने बेंजीन की खोज सन 1834 ईस्वी में किया था। अब किससे किया था? तो बेंजोइक एसिड से किया था। यह भी ध्यान रखेंगे, बेंजोइक एसिड से बेंजीन की खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल संवहनीय संयोजी उत्तक होता है, इसमें से कौन सा? ऑप्शन है लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं या रुधिर। सही आंसर होगा रुधिर जो होता है वो लाल संवहनीय संयोजी उत्तक होता है। संवहनीय का मतलब किसी भी पदार्थ को यह ले जाने में सक्षम होता है, जैसे लोहा, आयरन को, ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमारे शरीर के प्रत्येक उत्तकों में पहुंचाने का कार्य जो होता है वो इसी संवहनीय उत्तक के द्वारा किया जाता है, यानी ब्लड के द्वारा किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 में युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? ऑप्शन है मिस्र, जेनेवा, मुंबई या न्यूयॉर्क। सही आंसर है मिस्र में आयोजित किया गया था युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन का आयोजन मिस्र में किया गया था। वो भी ध्यान रखेंगे मिस्र के कहां? तो शर्म अल शेख में, शर्म अल शेख शहर में, मिस्र के शर्म अल शेख शहर में इस युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन हुआ। अब ध्यान देंगे भारत के तरफ से प्रतिनिधित्व, जो भारत का प्रतिनिधित्व किया नागालैंड से राज्यसभा की सांसद एस फंगोन कोन्याक ने किया था। भारत के तरफ से, ध्यान रखेंगे, याद रखने के लिए ध्यान रखेंगे, नागालैंड के राज्यसभा की सांसद एस फंगोन कोन्याक ने इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन डे वंडर्स पुस्तक के लेखक इसमें से कौन सा है? तो वन डे वंडर्स सुनील मनोहर गावस्कर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा।
नेक्स्ट है वॉलीबॉल की टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वॉलीबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है, ऑप्शन नंबर 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के 1946 के संविधान सभा के डॉट 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। ऑप्शन है कैबिनेट मिनिस्ट्री प्लान, मिनिस्टर्स प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान या कैबिनेट मिशनरी प्लान। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन प्लान। संविधान सभा के संविधान सभा के व्यवधान के लिए संविधान सभा के क्वेश्चन है संविधान सभा के डॉट संविधान सभा के क्वेश्चन में है संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था, कैबिनेट मिशन प्लान। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। व्यवधान के लिए क्षमा कीजिएगा। संविधान सभा के कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 1946 ईस्वी के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव के अनिषेक अंडे में होते हैं, क्या होते हैं मानव के अनिषेक अंडे में, यानी निषेचित बिना निषेचित अंडे में क्या होता है? ऑप्शन है एक एक्स क्रोमोजोम, तो सही आंसर होगा एक एक्स क्रोमोजोम अनिषेचित अंडे में मानव के होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, हिमाचल प्रदेश। सही आंसर है उत्तराखंड में नैनीताल झील स्थित है। ध्यान देंगे जम्मू कश्मीर में जो झील है डल झील और बुलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नागिन झील, शेषनाग झील ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्लियर? वेम्बनाड झील अगर पूछे तो वो केरल में है, लोकतक झील मणिपुर में है, पुलिकट झील तमिलनाडु में और डिंडवाना झील और सांभर झील जो है वो राजस्थान में स्थित है। इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस घटना ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया था? ऑप्शन है जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा विकास योजना, ट्राइसेम या समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। सही आंसर जो आपका होगा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बाल विकास कार्यक्रम निम्नलिखित किस कार्यक्रम के द्वारा? तो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के द्वारा होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे हो जाता है जो आप प्रॉब्लम होता है। देखिए क्वेश्चन किस घटक ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया है? आपका ऑप्शन है रुपये का अवमूल्यन, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश, रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता या उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी जो है भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान देता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कार्यक्रम। क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम किस कार्यक्रम की उप योजना थी? ऑप्शन में है जवाहर रोजगार योजना, गलत है। इंदिरा विकास योजना, गलत है। ट्राइसेम योजना, गलत है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है इसकी एक उप योजना है। ध्यान देंगे यह
DWCRA यानी कि महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम की शुरुआत की अगर यदि जो बात किया जाए तो 1982 ईस्वी में इसे चलाया गया था। 1982 ईस्वी का यह एक प्रमुख योजना है। महिला एवं बाल विकास विभाग अगर देखा जाए तो इसकी स्थापना, महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना सन 1985 ईस्वी में किया गया था। क्लियर, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की क्षमता पाई जाती है या प्रवृत्ति पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? हॉट मनी, गर्म मुद्रा के नाम से उसे जाना जाता है। अब ध्यान देंगे, हॉट मनी जो होता है उसका अंतरराष्ट्रीय मांग जो होता है वह काफी अधिक होता है और यह जहां भी अधिक लाभ देखता है। हॉट मनी की प्रवृत्ति क्या होती है? इसकी प्रवृत्ति होती है कि जहां भी अधिक लाभ देखता है वहां यह पलायन कर जाता है। क्लियर। अब सुलभ मुद्रा की अगर बात करेंगे तो कम ब्याज दर पर सरलता से उपलब्ध हो जाता है, यह होता है सुलभ मुद्रा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्लभ मुद्रा जो आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। 27वां चोगम सम्मेलन 2024 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है 2024 में 27वां चोगम सम्मेलन, 2 साल पर चोगम का बैठक आयोजित किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है। ऑप्शन है भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका या समोआ। तो ध्यान देंगे 2024 में 27वां जो चोगम का शिखर सम्मेलन होगा वो समोआ में आयोजित किया जाएगा, जबकि 26वां चोगम का आयोजन जो किया गया वह रवांडा 2022 में किया गया, रवांडा में। क्लियर, 2022 में किया गया, आयोजित किया गया, 2 साल पर होता है। 2024 में होगा 27वां और यह समोआ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेलित इसमें से नहीं है? ऑप्शन है प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में, बिल्कुल सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1966 से 71 में नहीं था। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 74 में था। हम बार बार याद कराते हैं पंचवर्षीय योजना के ऊपर, तो कहते हैं 3 पर 3, 4 पर 4, 80 पूरा 90 92 पॉकेट में। 3 पर 3, 4 पर 4, 80 92, 3 पर 3, 4 पर 4, 80 पूरा 90 92 पॉकेट में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया था? ऑप्शन, इसको याद रखने के लिए तो एक ही नियम बताए थे, राज द बब्बर भीरू। याद रखेंगे, राज द बब्बर भीरू। अब है क्या? राउरकेला। राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है वह जर्मनी के सहयोग से। क्लियर। द से याद रखेंगे दुर्गापुर। दुर्गापुर किसके सहयोग से? तो ब्रिटेन। बब्बर से याद रखेंगे ब्रिटेन के सहयोग से। अब देखिए बब्बर में एक और ब है, तो बोकारो। बोकारो किसके सहयोग से? तो रसिया। रसिया याद रखेंगे। इसका मतलब है कि पहले यह भूतपूर्व यूएसएसआर, तो यूएसएसआर या रूस याद रखेंगे। क्लियर। जबकि भिलाई जो है, भीरू वाला भिलाई जो है वह भी रूस के सहयोग से यानी यूएसएसआर के सहयोग से। क्लियर। तो इसमें पूछ रहा है दुर्गापुर, तो दुर्गापुर किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान इसमें से कौन सा था? तो इराटोस्थनीज जो था उन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को पहली बार मापा था। अब ध्यान देंगे, इराटोस्थनीज को ही भूगोल का पिता, फादर ऑफ जियोलॉजी के फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। इराटोस्थनीज फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से इराटोस्थनीज को जाना जाता है। जबकि ध्यान देंगे भूगोल का जनक अगर पूछेगा, ध्यान देंगे भूगोल का पिता कहा जाता है इराटोस्थनीज को, जबकि भूगोल का जनक जो है वह हिकैटियस को कहा जाता है। क्लियर। हिकैटियस को कहा जाता है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। हिकैटियस का काफी योगदान। अब ध्यान देंगे इसमें हुआ क्या कि हिकैटियस को ज्योग्राफी के क्षेत्र में काफी योगदान दिया गया था, जिसके कारण से इसे विद्वान के जनक के रूप में जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च श्रेणी का संगमरमर निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त होता है? ध्यान देंगे सर्वोच्च श्रेणी का संगमरमर होता है ऑप्शन नंबर ए, मरकाना नहीं होगा, मकराना की खान। ऑप्शन नंबर ए में ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही आंसर। मकराना की खान जो है वो संगमरमर का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संवैधानिक सुधार संबंधी मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? ध्यान देंगे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन कर रहा है मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित कब की गई थी? आपका सही आंसर होगा 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। जबकि अगर पूछेगा आपसे, अगर क्वेश्चन कह दे कि चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब लागू की गई थी, तो 1919 ईस्वी में लागू की गई थी। इसका नाम मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड इसलिए पड़ा क्योंकि चेम्सफोर्ड उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे और मॉन्टेक्यू जो थे वो उस समय भारत के राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड कौन थे? तो गवर्नर जनरल थे, इसलिए इसका नाम रख दिया गया मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे शांत सीमा के रूप में विख्यात 49वीं समानांतर रेखा, आप ध्यान देंगे 49वीं समानांतर रेखा और एक याद रखेंगे 141वीं, साथे में याद रखेंगे 49वीं समानांतर रेखा और 141वीं समानांतर रेखा, 141वीं समानांतर रेखा दोनों याद रखेंगे। यह यूएसए और कनाडा के बीच स्थित है। क्लियर? यूएसए और कनाडा के बीच, जबकि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच जो स्थित है वो 17वीं समानांतर रेखा 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच स्थित है। जबकि उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित है 17वीं समानांतर रेखा। क्लियर? यहाँ पे उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम की अगर बात कर लेंगे, वियतनाम ही रहने देंगे, उत्तरी तथा दक्षिणी वियतनाम का, तो यह 17वीं समानांतर रेखा हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफी बड़े भाग में वर्षा की कमी होती है, जिसके कारण से वहां पानी की कमी हो जाती है, अतः यही कारण है कि उसे प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को, ऑप्शन नंबर सी में, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश के नाम से जाना जाता है या महादेश के नाम से जाना जाता है। क्लियर? आप ध्यान देंगे, इसी के अंतर्गत ध्यान देंगे तो लैंड ऑफ द कंगारू और लैंड ऑफ द गोल्डन बुल के नाम से ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। लैंड ऑफ द कंगारू और लैंड ऑफ द गोल्डन बुल, लैंड ऑफ द गोल्डन बुल के नाम से भी ऑस्ट्रेलिया को ही जाना जाता है। क्लियर? एशिया का प्रवेश द्वार की अगर यदि जो बात करेंगे तो मुंबई आ जाता है, लेकिन अगर बात करेंगे अंध महाद्वीप तो अफ्रीका को अंध महाद्वीप याद रखेंगे, अफ्रीका को कहा जाता है। जबकि प्रायद्वीपों का महाद्वीप अगर पूछेगा, प्रायद्वीपों का महाद्वीप अगर कहेगा तो याद रखिएगा यूरोप को, प्रायद्वीपों का महाद्वीप, प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसको? यूरोप को, प्रायद्वीपों का महाद्वीप यूरोप को। क्लियर? यूरोप को ध्यान रखेंगे। अच्छा, नीचे यूरोप दिया हुआ था तो यहीं पर कर लेंगे प्रायद्वीपों का, यहीं पर इसको कर लेंगे। नीचे में ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है आपका यूरोप, तो इसे कहेंगे प्रायद्वीपों का महाद्वीप। एशिया जहां पे है, एशिया को कहा जाता है द्वीपों का द्वीप। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल में किस ग्रह की ऋतुएं पृथ्वी के समान है? ऑप्शन है मंगल, शुक्र, बुध या बृहस्पति। आपका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए, मंगल पर ऋतुएं जो होती है वो पृथ्वी के समान होती है। क्लियर? हालांकि सदृश, पृथ्वी के सदृश ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को पृथ्वी के सदृश ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी की भगनी कहा जाता है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है, भांजी कहा जाता है, सब कुछ शुक्र को कहा जाता है। ध्यान देंगे शुक्र का और बुध का कोई अपना उपग्रह नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आकस्मिक निधि क्या होता है? तो आकस्मिक निधि पर ध्यान देंगे कि क्या होता है, तो ऑप्शन में चलेंगे। संकट के लिए रखी गई धनराशि होती है आकस्मिक निधि। संकट के लिए रखी गई एक धनराशि है? नहीं, गलत बात है कि संकट के दौरान रखी गई एक धनराशि नहीं है। राज्यों के मध्य वितरित की जाने वाली राशि है? ये भी नहीं है। प्रधानमंत्री द्वारा अपने विवेक से उपयोग में लाई जाने वाली धनराशि है? ये भी नहीं है। आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की खर्च
की जाने वाली एक धनराशि होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, इसकी चर्चा, आकस्मिक निधि की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद में चलेंगे तो 267 में आकस्मिक निधि की चर्चा किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किसी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर आरोप लगाया जा चुका हो तो उन आरोपों की जांच कौन करता है? उन आरोपों की जांच दूसरा सदन करता है। कोई एक सदन पर अगर राष्ट्रपति संबंधी आरोप लगाया गया है तो दूसरे सदन में हुआ क्या होगा? जांच होगा। दूसरा सदन 2/3 बहुमत से अगर उसे पारित कर दिया जाता है कि आरोप सही है तो ऐसे स्थिति पर राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 का प्रयोग कर दिया जाता है और 61 का प्रयोग करके राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाता है, जिसे महाभियोग की प्रक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार 2022 के तहत अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनमें से कौन से व्यक्ति संबंधित नहीं है? ऑप्शन है बेन एस बर्नानके, इनको नोबेल पुरस्कार के तहत अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये यूएसए के हैं। जबकि डगलस डब्ल्यू डायमंड यह भी यूएसए के हैं और इनको तथा फिलिप एच डाइव तीनों ही यूएसए के हैं और तीनों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2022 में प्रदान किया गया है। जबकि स्वांते पावो जो है इन्हें प्रदान किया गया है चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार। चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2022 इन्हें प्रदान किया गया है, जो विलुप्त हेमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनकी खोजों के लिए इनको प्रदान किया गया चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार। तो यही अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 ईस्वी में किया गया था, जिसके तहत ही धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ध्यान देंगे 42वां संवैधानिक संशोधन के तहत एक ही शब्द नहीं बल्कि 3 शब्द को जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता तथा समाजवाद जैसे शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु जो होती है वो 65 वर्ष की आयु होती है। क्लियर। 65 वर्ष की आयु में वे सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवधि में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रहे थे? ऑप्शन है 1963 से 65, 1964 से 66, 1965 से 67 या 1964 से 68। तो लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो जवाहरलाल नेहरू के अकस्मात मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो आपका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी 1964 से 1966 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था, जो कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। क्लियर। और लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो कार्यकाल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी 1966 ईस्वी में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच चलने वाली भारत की पर्वतीय रेलगाड़ी कौन सी है? आपका ऑप्शन है रॉयल ट्रेन, खिलौना ट्रेन, पिकनिक ट्रेन या पर्यटक ट्रेन। खिलौना ट्रेन जो है वो सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच चलाई जाने वाली पर्वतीय रेलगाड़ी है। क्लियर। पर्वतीय रेलगाड़ी है। अब ध्यान देंगे, माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया जो है इसके तहत सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग में ट्रेन चलाई जाती है और इस माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया है, इस बात का भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किसके शासनकाल में स्थानांतरित की गई थी? लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में स्थानांतरित कर दी गई थी। क्लियर। ध्यान देंगे कब की गई थी, कैसे, थोड़ा सा कहानी सुनेंगे। राजा जॉर्ज पंचम जो थे वो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार में आयोजन किया गया था। इन्हीं के आगमन में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और इसमें इन्होंने भाग लिया था। इसी में यह निर्णय लिया गया था कि दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। निर्णय लिया गया, कब निर्णय लिया गया? तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में निर्णय लिया गया तथा बाद 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी जो हुई वह दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटर कमेटी की नियुक्ति किस जांच के लिए किया जाता है? इंटर कमेटी की नियुक्ति जो होता है वो जलियांवाला, इंटर कमेटी नहीं यहां पर देंगे, ध्यान देंगे, हंटर कमेटी। हंटर कमेटी किसकी नियुक्ति की जांच के लिए किया गया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया था? बाल गंगाधर तिलक ने संपादन जो किया था अंग्रेजी पत्रिका का संपादन मराठा का संपादन अंग्रेजी में किया था। इस बात का ध्यान देंगे, क्वेश्चन बड़ा टिपिकल, बड़ा क्लोज क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी का भी संपादन किया था लेकिन इसे मराठी भाषा में किया था। मराठी दोनों का संपादन, मराठा का भी और केसरी का भी।
तो मराठा का संपादन अंग्रेजी में, जबकि केसरी का संपादन बाल गंगाधर तिलक ने ही मराठी भाषा में किया था। क्लियर, यंग इंडिया महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सेब की मात्रा विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में उत्पादन में काफी वृद्धि के लिए उल्लेखनीय कार्य करता है? सेब के उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति है? तो गुलाबी क्रांति जो है वो सेब से संबंधित क्रांति है। क्लियर। लाल क्रांति अगर यदि जो ध्यान देंगे, लाल क्रांति का संबंध टमाटर उत्पादन और मांस से है। टमाटर के उत्पादन और मांस उत्पादन से लाल क्रांति का संबंध रहा है। हरित क्रांति तो जानते ही है, हरित क्रांति अनाज से है, खासकर गेहूं से। गेहूं के उत्पादन में काफी योगदान पहुंचा था। श्वेत क्रांति तो दुग्ध से है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021 का थीम क्या रहा है? अब ध्यान देंगे, सबसे पहली बात, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया कब जाता है? 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस होता है। इसका थीम 2021 का जो रहा था वो ऑप्शन नंबर सी, सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म रहा था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना की नींव रखी थी और सेना को नियमित वेतन दिया था? ये भी जोड़ लेंगे। सेना को नियमित देने की प्रथा की शुरुआत, सेना को नियमित वेतन देने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। इस बात का ध्यान रखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो फिरोज शाह खिलजी के बाद दिल्ली के सल्तनत पर आसीन हुआ था। क्लियर, यानी 1296 ईस्वी के बाद आसीन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व विभाग का प्रभारी कौन होता था? टोडरमल होता था। ऑप्शन नंबर सी, जो टोडरमल था वो नवरत्न के अंतर्गत भी अकबर के दरबार में प्रसिद्ध था। क्लियर। अब इसी में ध्यान देंगे, टोडरमल जो भू राजस्व मंत्री थे, इनके द्वारा दहसाला व्यवस्था को लागू किया गया था। दहसाल व्यवस्था को लागू करने वाला जो था वो टोडरमल था। इन्होंने 1580 ईस्वी में दहसाल व्यवस्था को लागू किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिली पॉइंट किस खेल से है? क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान साहित्यकार वाकपति और भूपति किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो ऑप्शन नंबर बी, यशो बर्मन की दरबार में यह शोभा बढ़ाते थे। क्लियर। अब यशो बर्मन के दरबार में जो वाकपति थे या इसी भूपति जो थे वो शोभा बढ़ाते थे। इसके अलावा अगर यदि जो ध्यान देंगे, हर्षवर्धन के दरबार में बाण भट्ट हर्षवर्धन के राज कवि थे। इसके अलावा हर्षवर्धन के दरबारी कवि के अंतर्गत, दरबारों के अंतर्गत शामिल किया जाता था हर्षचरित, बाण भट्ट, ये सभी जो थे वह हर्षवर्धन के दरबारों में से शामिल किए जाते थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मुगल बादशाह शाही बेखबर के नाम से जाना जाता है? किस मुगल बादशाह को शाही बेखबर के नाम से जाना जाता था? तो बहादुर शाह प्रथम को शाही बेखबर के नाम से जाना जाता था, जबकि फर्रुख शियर को कहा जाता था, फर्रुख शियर को घृणित कायर कहा जाता था। घृणित कायर किसे कहा जाता था? फर्रुख शियर को। मोहम्मद शाह रंगीला को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। रंगीला बादशाह। क्लियर। घृणित कायर फर्रुख शियर, जबकि जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर का गोल गुंबद किस स्थापत्य कला का उदाहरण है? तो बीजापुर के गोल गुंबद का निर्माण यूसुफ आदिल शाह ने करवाया था, तो आदिल शाही स्थापत्य कला का उदाहरण होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ध्यान देंगे, यह जो यूसुफ आदिल शाह जो है वो बीजापुर के गोल गुंबद का ही निर्माण करवाया था। यही कारण है कि इसे आदिल शाही स्थापत्य कला का ग्लोबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? कैवे स्थान पर रखा गया? ऑप्शन 115, 121, 107 या 87वें स्थान पर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी वैश्विक भूख सूचकांक, भूख के सूचकांक में 2022 में 107वें स्थान पर भारत को रखा गया है। अब ध्यान देंगे, 87वें स्थान पर भारत को रखा गया विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, और यह वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के तहत 87वें स्थान पर भारत को रखा गया है। जबकि ध्यान देंगे, किड्स राइट इंडेक्स जो है उसके अनुसार भारत को किड्स राइट्स इंडेक्स में भारत को 115वें स्थान पर रखा गया है, और 121वीं की बात करेंगे तो वह सतत विकास रिपोर्ट के अंतर्गत भारत को रखा गया 121वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की महानता इसमें से किसमें निहित है? इन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया था, यही गुरु गोविंद सिंह की महानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
श्यामला गोपीनाथ समिति का संबंध किस उद्देश्य के लिए है? तो श्यामला गोपीनाथ राष्ट्रीय लघु बचत कोष की ढांचा की समीक्षा करने के लिए श्यामला गोपीनाथ समिति का गठन किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर को संस्कृति नगर घोषित किया गया है? संस्कृति नगर ऋषिकेश को घोषित किया गया है संस्कृति नगर के नाम से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर डी में परमाणु पदार्थ के अभिजातीय कण होते हैं, अविभाज्य कण होते हैं, यही डाल्टन का सिद्धांत ने कहा था। डाल्टन ने कहा था कि परमाणु जो होते हैं वो पदार्थ के अविभाज्य कण होता है। क्लियर। यह डाल्टन ने कहा था। बाद में परमाणु सिद्धांत दिया गया जिसके तहत बताया गया कि नहीं, परमाणु भी भाज्य कण होता है, यानी इसे विभाजित किया जा सकता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के रूप में। क्लियर है। तो परमाणु के पदार्थों के अविभाज्य कण होते हैं, यह डाल्टन की पद्धति कहता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 75 क्वेश्चन के सीसी के अपना सेट प्रैक्टिस रहा। तो आपको सेट प्रैक्टिस कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा है, इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारी पहुंच ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास हो सके और अच्छे कंटेंट को हम जोड़ने का प्रयास कर सके। फ्रेंड्स, आज के लिए सेवा को देते विराम, फिर मिलेंगे अगले सेट प्रैक्टिस में। तब तक के लिए आप अपने तैयारी को पूरा चरमोत्कर्ष पर बना के रखिए ताकि आपका एग्जाम में किसी भी प्रकार का त्रुटि नहीं हो। धन्यवाद।